Hello friends, this is Geetika Gupta from LU Update. From today onwards, we are going to start our new lecture series on the subject Institutional Framework for Business. This is basically for the BCom 5th semester students. Now without wasting any time, let's come to the syllabus of this subject. So basically in this subject we are going to study Introduction to Indian Regulatory Environment for Business, Role and Function of RBI, Structure of Commercial Banking in India, Mandatory Provisions regarding SLR and CRR, NABARD Role and Function, Exim Bank and its facilitative role, SIDBI and its various schemes from promotion of small business, Microfinance Institution RRB and IRDA. सेकेंड यूनिट में आते हुए Regulatory body for financial and investment market in India, SEBI, roles and functions, important guidelines for issue of capital intermediaries, market infrastructure institutions, role and function of bankers to issue registrar, credit rating agencies, merchant banks, mutual funds, portfolio managers, underwriters. थर्ड यूनिट में रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE, different types of instruments and brokers, equity and equity derivatives, corporate debt market segment, commodities derivatives market segment, interest and currency market segment, role of depositories. फोर्थ यूनिट में आते हुए ओवरव्यू हम लेंगे एक कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया का, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टुवर्ड्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन फॉर FDI इन इंडिया एंड इट्स गाइडलाइंस. नाउ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? बेसिक मीनिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस का यही होता है कि अ सेट ऑफ रूल्स और एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ रूल्स जो कि बनाए गए हैं टू गवर्न द एनवायरनमेंट और रेगुलेट द एनवायरनमेंट. नाउ अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इस टाइप के एक्ट्स या फिर प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इंडियन फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. फर्स्ट ऑफ ऑल we will see Companies Act 2013. The Companies Act 2013, followed by a variety of clarifications from the Companies Amendment Act, replaced the previous Companies Act 1956. सीधी सी बात है, पहले हमारे यहाँ 1956 कंपनीज एक्ट हुआ करता था जिसको कि चेंज कर नया कंपनीज एक्ट लाया गया 2013 में. द न्यू कंपनीज एक्ट, जो नया कंपनीज एक्ट है, सो बेसिकली जो ये न्यू कंपनीज एक्ट बनाया गया 2013 में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है जो कि सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है कंपनी के. ये इंक्लूड करता है कि जो रिक्वायरमेंट्स होंगी कोई भी कंपनी फॉर्म करने के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितना सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, क्या पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसके डायरेक्टर्स या मैनेजर्स की, कैपिटल कैसे रेज किया जाएगा एंड सो ऑन. वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया स्टिल एक कंसर्न है. एवरेज टाइम जो कि लगता है एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने में वो 1445 डेज़ का है. रैंकिंग इंडिया इससे ये रैंक करता है इंडिया को 163rd ऑन द एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिकेटर ऑफ इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. मतलब वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है डूइंग बिजनेस जिसमें एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडिकेटर है वो इसको इंडिया को 163rd पोजीशन पर प्लेस करता है. नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी ट्रांजिशन, लैंड रजिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन कॉम्प्लिकेटेड इन इंडिया. प्रॉपर्टी, कोई भी अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहा है इंसान या फिर प्रॉपर्टी ट्रांजिशन हो रहा है, लैंड की रजिस्ट्री करवा रहा है, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. इंडिया में बहुत पेपर वर्क चाहिए होता है कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज़. ऑल्दो इंडिया ने रिड्यूस किया है जो टाइम लगता है टू रजिस्टर अ न्यू बिजनेस टू 68 डेज़. मतलब ये माना गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद कि 68 डेज़ मिनिमम लगते हैं किसी भी बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए.
but entrepreneurs still need to go through 10 procedures to start a business, which is more than the average in OECD countries. अभी भी कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो उसे एटलीस्ट 10 प्रोसीजर्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, तब जाके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा. नाउ कमिंग टू द रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, वी विल डू इट इन शॉर्ट. तो द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई विद एलैबोरेशन ऑन इट्स board is discussed here. The role and function of the institution is delineated. आरबीआई कैसे मैनेज करता है जो ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे. मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसके लिए वो वेरियस मॉनेटरी टूल्स को यूज़ करता है. फॉर एग्जांपल बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर प्रोविज़न ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. मतलब पहले एक्ट लाया गया 1934 में, आरबीआई एक्ट, फिर आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ. इसका लोकेशन क्या है? कैलकटा. बट बाद में ओरिजिनली इसका लोकेशन कैलकटा में था, बाद में इसका लोकेशन चेंज करके बॉम्बे कर दिया गया. दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, मतलब जब आरबीआई ओरिजिनली बना था तो वो प्राइवेटली ओन्ड था, वो प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा मैनेज किया जाता था. बट बाद में इसे नेशनलाइज कर दिया गया 1949 में. ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कैसे होता है आरबीआई का? आरबीआई का हेड होता है, आरबीआई हेड करा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से. बोर्ड इसका कौन अपॉइंट करता है? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फॉर द पीरियड ऑफ 4 years अंडर द आरबीआई एक्ट. मतलब आरबीआई एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि वो सारे रूल्स, प्रोसीजर्स, सब कुछ बताता है कि आरबीआई कैसे एक्ट करेगा, क्या उसके कंपोजिशन होगा, उसके फंक्शंस वगैरह सब कुछ वो डिफाइन करता है. बोर्ड में कौन कौन होता है आरबीआई के? गवर्नर होता है और नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स. मतलब 4 डेप्यूटी गवर्नर से ज़्यादा नहीं हो सकते. गवर्नर प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर्स. गवर्नर कौन है आरबीआई का? अभी मिस्टर शक्तिकांत दास. 10 डायरेक्टर्स होते हैं, जिनमें से 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ होते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. मतलब कि जो भी स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है यहाँ पर, कि जो दूसरे पर्सनालिटीज़ होंगे डायरेक्टर्स, वो अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होंगे. नेक्स्ट इज देयर आर 4 more डायरेक्टर्स हु आर फ्रॉम 4 local boards रेस्पेक्टिवली. जो 4 लोकल बोर्ड्स होते हैं उनमें से 4 more डायरेक्टर्स लिए जाते हैं. रोल्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या होता है? मॉनेटरी अथॉरिटी होता है. ये क्या करता है? फॉर्मुलेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है, प्लस मॉनिटर करता है तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है. और क्या काम होता है इसका? प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को चेक करना और उसको कंट्रोल में रखना इसका मेन पर्पस होता है. इंश्योर करता है ये एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स. रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट करना और मॉनिटर करना इसी का काम होता है. It sets the standards of banking operation according to which the country's banking and financial system functions. Standards को set करता है बैंकिंग ऑपरेशन में, लाइक जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या जितने भी टाइप को ऑफ बैंक है वो इसी के अंडर होते हैं, और उनमें कैसे काम होगा, क्या इंटरेस्ट रेट्स होंगे, ये सब यही डिसाइड करता है. और स्टैंडर्ड सेट करता है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते. मेंटेन करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम. जो अपना इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे, कोई भी घपलेबाजी ना हो, कोई भी मिसकंडक्ट ना हो, उसको भी यही देखता है. इट प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर. जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी इंडियन हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग का सबका बैंक अकाउंट होता है, तो हमें बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है कि वो हमारा पैसा सेफली रखेगी, और उस ट्रस्ट को मेंटेन करने का काम आरबीआई करता है.
थ्रू इट्स स्टैंडर्ड्स। प्रोवाइड करता है कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। जितनी भी जनरल पब्लिक है हमारी, हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने को भी ले सकते हैं कि आप लोग का जो पैसा है वो बैंक में जमा होता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड करवाई जाती हैं आरबीआई द्वारा, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव यही है। रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द पेमेंट सिस्टम। जितने भी पेमेंट सिस्टम आज की डेट में देख सकते हैं आप कि कितने सारे ई पेमेंट सिस्टम्स चल गए हैं, पेटीएम, गूगल पे एक्सेट्रा। तो इन सबको भी मॉनिटर यही करता है कि वो भी कोई किसी भी तरह का मिसकंडक्ट ना होने पाए। ऑथराइज़ करता है और डायरेक्ट करता है सेटिंग अप ऑफ पेमेंट सिस्टम। किस तरह से पेमेंट सिस्टम को सेट करना है, उसको ऑथराइजेशन देना और डायरेक्ट करना। इट लेज डाउन द पैरामीटर फॉर फंक्शनिंग ऑफ द पेमेंट सिस्टम। पैरामीटर्स निकालता है कि किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। प्रिस्क्राइब करता है द पॉलिसीज़ फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम पेपर बेस्ड सिस्टम टू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट सिस्टम। जितनी भी पॉलिसीज़ चलाई जाती हैं, लाइक डिजिटल इंडिया कैंपेन जो भी हमारा चल रहा है, तो पेपर बेस से हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट में जाना है, तो उसको भी यही देखता है। इट एस्टैब्लिशेस द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ऑफ न्यूअर पेमेंट मेथड। जितने भी न्यू पेमेंट मेथड आते हैं आज की डेट में, इतने सारे पेमेंट मेथड आ गए हैं, तो उसको एस्टैब्लिश करना और उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसको एस्टैब्लिश करने का काम आरबीआई का होता है। वर्क करता है फॉर एनहांसमेंट ऑफ कस्टमर कन्वीनियंस इन पेमेंट सिस्टम। जितने भी पेमेंट सिस्टम होता है उसमें कस्टमर का कन्वीनियंस हो, उनका हित हो और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है, इट स्ट्रेसेस ऑन इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी इन मोड्स ऑफ पेमेंट। सिक्योरिटी बनी रहे, एफिशिएंसी बनी रहे, डाटा लीक ना हो, प्राइवेसी बनी रहे, तो इसका काम भी, ये काम भी आरबीआई का ही होता है। रेगुलेशन कर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा आ रहा है तो उसको मॉनिटर करना और रेगुलेट करना कि कोई भी पैसा जो फॉरेन से आ रहा है या फिर जा रहा है तो वो इलीगल मीन्स से ना हो। जैसा रिसेंट न्यूज़ में रहता है हर बार कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पैसा आता है, तो वो पैसा किस लिए यूज़ हो रहा है उसको भी चेक करना, एक चेक पे रखना, वरना वो पैसा गलत यूज़ के लिए भी लगाया जा सकता है, तो उसको चेक करना भी आरबीआई का काम होता है। आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा। अब देख लीजिए, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का ये एक्ट है। तो ये एक्ट रेगुलेट करता है और चेक करता है ये कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज अगर रिसीव हो रहा है या फिर यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज कहीं जा रहा है तो वो किसी भी इलीगल मीन्स के लिए यूज़ ना हो। फैसिलिटेट करता है ऑल फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट। जितना भी फॉरेन ट्रेड हमारा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह, तो उसको फैसिलिटेट करना, कैसे उसमें इंपोर्ट होगा, कैसे एक्सपोर्ट का पेमेंट वगैरह होगा, तो वो सब यही देखता है। एडवांसेस द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भी डेवलप करने में मदद करता है। इशूअर ऑफ करेंसी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का। इशूअर ऑफ करेंसी, मोनोपोली होती है आरबीआई के पास, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है आरबीआई जो कि करेंसी को इशू करता है, लीगल टेंडर को इशू करता है। आरबीआई इशूज एंड एक्सचेंजेस currency as well as destroys currency and coins not fit for circulation to avoid public inconvenience। कोई भी लीगल टेंडर है, कोई भी नोट है, कोई भी कॉइन है, ये कॉइन नहीं, कॉइन तो मिनिस्ट्री करती है, जो नोट्स वगैरह आप देख सकते हैं तो उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है और उसको आरबीआई ही सोली मतलब मोनोपोली होती है आपके आरबीआई के पास कि वो ही उसको इशू कर सकता है और एक्सचेंज भी कर सकता है। लाइक अभी जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो 500 और 1000 के नोट्स जो कि लीगल टेंडर नहीं रह गए थे तो उसको वापस लेके डिस्ट्रॉय करने का काम भी आरबीआई ने किया था। नाउ इट इंश्योर्स दैट द पब्लिक हैज़ एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ करेंसी नोट।
ये इंश्योर करना कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाई है करेंसी नोट्स की इन द मार्केट, ये भी आरबीआई का काम होता है। एंड इन गुड क्वालिटी टू अवॉइड आर्टिफिशियल बॉटलनेक्स फोर्थ इकोनॉमी, जो नोट्स सर्कुलेट हो रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो, फटे कटे ना हो, इसका भी आरबीआई ख्याल रखता है। प्रमोशनल रोल क्या होता है आरबीआई का? आरबीआई is entrusted with a wide range of promotional functions in furtherance of national objectives। कई सारे प्रमोशनल फंक्शंस भी करता है, जिसके लिए इसने कई सारे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर रखा है। फॉर एग्जांपल नाबार्ड, आईडीबीआई, सिडबी, एनएचबी एक्सेट्रा। नेक्स्ट फंक्शन है आरबीआई का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकिंग फंक्शन करता है फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक बैंकिंग सर्विसेज देते हैं लोगों को, जनरल पब्लिक को, उसी तरह आरबीआई बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, वो बैंकिंग सर्विसेज देता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है बैंकर टू द बैंक्स। बैंकर टू द बैंक्स का मतलब ये होता है कि आरबीआई ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एक बैंक होता है, फैसिलिटेटर होता है, बट ये बैंकर्स का भी बैंक होता है। यहाँ बैंकर्स बैंक का मतलब होता है कि जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक, आरआरबी एक्सेट्रा, तो ये उनको भी फैसिलिटेट करता है। शेड्यूल्ड बैंक्स फॉर एग्जांपल। नाउ इट एक्ट एज द बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक या फिर कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसको कहीं से भी लोन नहीं मिलता है तो वो आरबीआई के पास आ सकती है और उससे लोन ले सकती है। बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर्स, इट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द आईएमएफ। आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट, एज एन एजेंट भी काम करता है इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वहाँ पर आरबीआई एज एन एजेंट काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? क्योंकि उसके पास इसमें एक्सपर्टाइज होती है एंड स्पेशलाइजेशन होता है। नाउ ऑफिसेस एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, कहाँ कहाँ इनके ऑफिसेस एंड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं? आरबीआई के टोटल 20 रीजनल ऑफिसेस हैं और 11 सब ऑफिसेस हैं। इन टोटल इसके पास 31 लोकेशंस हैं जहाँ पर इनके ऑफिसेस हैं। इट हैज़ 5 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इनके। इनमें से कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टाफ कॉलेज आर अ पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक, ये दोनों रिजर्व बैंक के पार्ट हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी आर ऑटोनॉमस एंटिटीज़। ये जितने भी नीचे सेकेंड पॉइंट में जितने भी एंटिटीज़ हैं ये सारे ऑटोनॉमस है। नेक्स्ट क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जैसा मैंने बताया आपको कि इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम भी आरबीआई ही करता है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या करती है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या कितना मनी फ़्लो हो रहा है, कब उसको रेगुलेट करना है, कब उसको कम करना है, कब ज़्यादा करना है, ये भी आरबीआई ही देखता है। आरबीआई क्या करता है? फॉर्मुलेट करता है और ऑपरेशनलाइज करता है और मॉनिटर करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होती है वो बेसिकली बनाई जाती है, जो कि फिक्स करती है बेंचमार्क पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट। जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं आपका जो कमर्शियल बैंक में है, जैसे सेविंग्स अकाउंट का कितना इंटरेस्ट रेट होगा उसको देखकर ही तो हम अपना अकाउंट खोलते हैं बैंक में। जिस भी बैंक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है सेविंग्स अकाउंट पर, उसी में हम अपना मनी डिपॉजिट करवाते हैं। तो वो इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। और भी जितने भी टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं, किसी भी लोन पर इंटरेस्ट रेट या फिर रीपर्चेज रेट या रेपो रेट, ये सारे CLR SLR ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का और मॉनेटरी पॉलिसी का? मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी एज वेल एज इंश्योरिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी।
इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो और प्राइस का स्टेबल होना भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी का। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है। इन्फ्लेशन का जो प्रॉपर इन्फ्लेशन कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, 2 से 6 के बीच में, मतलब ±4, 4 से 2 कम, 4 से 2 ज़्यादा, इतना इन्फ्लेशन हेल्दी माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2% होता है। इंश्योरिंग द प्रॉपर फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक से कितना क्रेडिट जाना है, कितना क्रेडिट नहीं जाना है, कब इकनॉमी में ज़्यादा पैसा जाना है, कब इकनॉमी से पैसा हमें निकालना है, वो एमपीसी ही डिसाइड करती है। कंट्रोल करना इंटरेस्ट रेट के लेवल को इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकनॉमी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट का क्या मतलब होता है? बेसिकली ये वो रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है लोन टू द कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक को चाहिए होता है लोन टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, तो वो लोन जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लेता है तो उसके लिए उसको एक बैंक रेट डिसाइड रहता है। उस बैंक रेट पर वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हमें कभी भी किसी लोन की ज़रूरत होती है तो हम बैंक के पास जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर रेट पर 2%, 3%, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें 1 लाख का लोन चाहिए था, तो अगर उसने हमें 10% पे लोन दिया है तो 1,10,000 हमें उसे वापस करना होगा। 1 लाख का 10%, 10,000 हुआ तो 1,10,000 हमें उसे वापस करना होगा। तो इसी तरह अगर कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो उसके लिए उसको एक बैंक रेट डिसाइडेड होता है, तो उस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। इसी को बैंक रेट कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टूल जिससे आरबीआई कंट्रोल करता है मनी सप्लाई इन द लॉन्ग टर्म लेंडिंग। अब अगर आरबीआई को इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में क्रेडिट को कम करना होगा तो वो बैंक रेट को बढ़ा देगा। जब वो बैंक रेट को बढ़ा देगा तो क्रेडिट जो होगा वो बैंक, कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम रहेंगे और वो कम क्रेडिट दे पाएगा, तो इससे मनी जो है इकोनॉमी में कम हो जाएगा। अगर आरबीआई को मनी इनफ्लो करना है तो वो बैंक रेट को कम कर देगा, जिससे कमर्शियल बैंक के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा और वो ज़्यादा क्रेडिट दे पाएगा। नेक्स्ट इज़ व्हेन आरबीआई increases the bank rate, the loan becomes more expensive for the commercial bank with the result जिसकी वजह से उनका जो रेट ऑफ लेंडिंग है वो कम हो जाता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द अबव मेजर इज़ दैट कॉमन बोरोवर्स जो होंगे वो बैंक रेट ज़्यादा होगा इंटरेस्ट का, तो वो लोन नहीं लेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, फॉल होगा इन द वॉल्यूम ऑफ लेंडिंग एक्टिविटी। रिवर्स कब होगा? जब डिक्रीज़ हो जाएगा बैंक रेट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब बैंक रेट कम होगा तो लेंडिंग एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम ज़्यादा लोन लेंगे। नेक्स्ट क्या है? सो इट इज़ एन इफेक्टिव टूल टू पंप और सच मनी फ्रॉम द इकोनॉमी एज अ होल। नेक्स्ट क्या है? CRR। CRR में क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश डिपॉजिट जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। आरबीआई ने बोला है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ CRR, ये कैश रिजर्व रेशियो का मतलब यही होता है कि कमर्शियल बैंक को थोड़ा अमाउंट अपने पास रखना होता है जिसको वो लेंड नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है, अगर कभी भी आरबीआई को मनी का इनफ्लो करना होगा तो वो CRR को कम कर देगा। जब CRR कम होगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा और वो ज़्यादा क्रेडिट देगा। अगर आरबीआई को इनफ्लो कम करना होगा तो
वो CRR को बढ़ा देगा, तब बैंक के कमर्शियल बैंक के हाथ में कम पैसा होगा क्रेडिट देने के लिए. An increase in this ratio will deprive the commercial bank of much of their cash funds which they could have used for lending purposes. Next क्या है? The consequence of above measure would be a decrease of money supply in the economy as a whole. अब on the contrary a fall in the CRR, जब CRR को कम कर देंगे तब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. As commercial banks would have surplus, उनके पास सरप्लस कैश होगा फॉर लेंडिंग पर्पसेस. करेंटली CRR क्या है? 3%. नेक्स्ट इज SLR. SLR का मतलब होता है इट रिफर्स टू अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एसेट इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश डिपॉजिट. एसेट का मतलब जो कि नॉन कैश है, दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन विद इटसेल्फ. SLR जब RBI को इनफ्लो करना होगा तो वो SLR कम कर देगा और इनफ्लो उससे ज़्यादा हो जाएगा. अगर RBI को इनफ्लो कम करना होगा तो वो SLR ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से इनफ्लो कम हो जाएगा. Consequently, the overall money supply decreases as liquidity is sucked out of the economy as a whole. When SLR is decreased by RBI, the lending power of the commercial bank goes up. In this case, जो मनी सप्लाई होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और लिक्विडिटी पंप हो जाएगी इन द इकोनॉमी एज अ होल. करेंटली SLR कितना है? 18%. नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. ये क्या करता है? हेल्प करता है बैंक को एडजस्ट करने में देयर डेली लिक्विडिटी मिसमैचर्स. नेक्स्ट क्या है? रेपो रेट. रेपो रेट, इसको रीपर्चेज रेट भी कहते हैं. ये वो रेट होता है एट विच द RBI लेंड शॉर्ट टर्म मनी अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ टू वेरियस शेड्यूल कमर्शियल बैंक. जो शेड्यूल्स बैंक होते हैं और कमर्शियल बैंक होते हैं, जब उनको शॉर्ट टर्म मनी चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है, तो वो RBI से ले सकता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, तब उसको रेपो रेट कहते हैं, उसमें रेपो रेट लगता है. व्हेन रेपो रेट इंक्रीजेज, जब रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है, देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम RBI बिकम्स मोर एक्सपेंसिव. रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो बैंक कम लेंगे RBI से लोन, और फिर उनके पास पैसे भी कम होंगे और जिसकी वजह से वो कम क्रेडिट देंगे. और जब कम क्रेडिट देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा और इस तरह से पैसे कम हो जाएंगे इन द इकोनॉमी. Hello students, this is Geetika Gupta from LU Update. We have started our new lecture series of Institutional Framework for Business for BCom Semester 5 students. This is the video which is third in 9. So without wasting any time, let's get started. In the previous video, we covered until Smile Equipment Finance, and today we will start from loans under partnership with OEM, Original Equipment Manufacturer. Now what is the original equipment manufacturer? The term original equipment manufacturer originally referred to a company that supplied equipment to another company to resell or incorporate into their own equipment for sale. OEM now used to refer a product that is acquired by the company to be reused or incorporated into another product using the reseller's brand name. Now OEM क्या होता है कि अगर एक कंपनी A है एंड कंपनी B है, तो जो कंपनी A है वो सब पार्ट्स बनाएगी फॉर द फाइनल प्रोडक्ट विच कंपनी B इज़ प्रिपेयरिंग. तो इन सब पार्ट्स को कंपनी A कंपनी B को सेल करेगी फॉर रीसेल, एंड जो कंपनी B है वो इन सब पार्ट्स को असेंबल कर कर एक न्यू प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कि वैल्यू एडेड होगा उसको प्रिपेयर करेगी और उसको सेल करेगी अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम. सो दिस इज़ द प्रोसेस. एंड अंडर दिस स्कीम क्या होता है? दिस लोन स्कीम इज़ डिज़ाइंड फॉर द MSMEs दैट रिक्वायर परचेजिंग मशीन्स फ्रॉम द OEMs. ये बेसिकली स्कीम जो बनी है ये उन MSMEs के लिए बनी है जो कि चाहते हैं परचेज करना मशीन्स फ्रॉम द OEMs. नेक्स्ट क्या है? फॉर अवेलिंग अ मिनिमम लोन ऑफ 3 years ऑफ एग्जिस्टेंस. यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी अगर कोई MSME है और वो लोन लेना चाहती है तो एटलीस्ट उसको 3 years ऑफ एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब 3 साल पहले वो एग्जिस्टेंस में आई हो. सेकेंड क्या है यहाँ पर कि 60 months आर अलाउड फॉर द रीपेमेंट. मतलब कोई भी कंपनी ने अगर लोन लिया है तो उसको 12 × 5 = 60, दैट इज़
60 मंथ्स दैट इज़ 5 ईयर्स का टाइम दिया जाता है फॉर द रीपेमेंट. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफर्ड अंडर दिस इज स्कीम इज 1 करोड़. मैक्सिमम जो लोन अमाउंट होता है जो ऑफर किया जाता है वो होता है 1 करोड़. नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल, कैश क्रेडिट. वर्किंग कैपिटल is the capital or the cash or the amount which is required for the day to day functioning of any business. And what is cash credit? Cash credit facility ये ग्रांट की जाती है टू द कस्टमर्स टू ब्रिज देयर वर्किंग कैपिटल गैप. कभी अगर किसी कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए नहीं होता है, वर्किंग कैपिटल कम पड़ता है, तो उसके लिए कैश क्रेडिट दिया जाता है. अंडर दिस स्कीम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एमएसएमईज इज टेकन केयर ऑफ. ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है एमएसएमईज की उसका ख्याल रखा जाता है. दिस स्कीम एंटेल्स सीमलेस अप्रूवल्स बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट नीड ऑफ द बोरोवर. मतलब जितनी भी नीड होगी बोरोवर की उतना उसको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा. Next is SIDBI Trader Finance Scheme, STFS. This scheme is meant for the retailers and wholesalers who have been in existence for 3 years and have a creditable financial standing. Basically ये स्कीम उन retailers and wholesalers के लिए है जो कि मिनिमम 3 years और मोर से अपना बिजनेस चला रहे हैं एंड हैव अ क्रेडिटेबल फाइनेंशियल स्टैंडिंग. दैट मीन्स दे आर वेल क्वालिफाइड टू ऑब्टेन अ लोन और एंड दे आर क्रेडिट वर्दी. Next is the range for the loan under this scheme is between 10 lakh to 1 करोड़. That means जो भी इस स्कीम के अंदर लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो अमाउंट बिटवीन द रेंज ऑफ 10 lakh to 1 करोड़ होगा. Next is rather than providing a repayment period beforehand, it is decided keeping in mind the cash flow and capacity of the business entity. Now what does this mean? कि कोई भी लोन अंडर दिस स्कीम प्रोवाइड करने से पहले ये चेक कर लिया जाता है कि जो एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी है, उसका कैश फ्लो कैसा है और उसकी कैपेसिटी कैसी है कि वो लोन रीपेमेंट कर पाएगा या नहीं. नेक्स्ट इज वाई डू दे डू दिस? बिकॉज जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो लोन का अमाउंट है दैट इज़ फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़. दैट इज़ कि ये एक बिग अमाउंट है, तो ये चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट्स नेक्स्ट? द मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड ऑफर्ड अंडर दिस स्कीम इज 60 मंथ्स. मतलब यहाँ पर भी वही केस है कि 60 मंथ्स का रीपेमेंट पीरियड दिया जा रहा है. दैट मीन्स 12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60. दैट इज 5 ईयर्स का टाइम यहाँ पर देते हैं रीपेमेंट के लिए. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्कीम? लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट. एक्रोनिम इज स्पीड. This scheme provides an opportunity for 100% financing and the loan amount is rupees 1 crore for first time borrowers and 2 crore for the past customers. यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट, स्पीड के इस स्कीम के नेम को ही देखें तो हमें पता चल जाता है कि परचेज ऑफ इक्विपमेंट के लिए लोन लेना होता है, तब एमएसएमई को इस स्कीम के अंदर लोन दिया जाता है. क्या करती है ये स्कीम? 100% फाइनेंस के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एंड लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है ऑफ 1 करोड़ जो कि फर्स्ट टाइम बोरोवर्स के लिए एंड 2 करोड़ फॉर द पास्ट कस्टमर्स जो कि पहले भी लोन ले चुके हैं. नेक्स्ट इज रीपेमेंट पीरियड इज अलाउड इज फ्रॉम 2 to 5 ईयर्स. मतलब 2 से 5 साल के बीच में आपको रीपेमेंट करना है विद एडेड फैसिलिटी ऑफ अ मोरेटोरियम ऑफ 3 to 6 मंथ्स. मोरेटोरियम पीरियड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज कि जिस डेट पे आपने लोन लिया है और जिस डेट पे आपका रीपेमेंट का फर्स्ट ईएमआई जाएगा उसके बीच के पीरियड को मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं. नेक्स्ट इज मिनिमम 3 years ऑफ एग्जिस्टेंस इज मैंडेटरी हेयर ऑल्सो. द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल अंडर दिस स्कीम इज 9.25 to 10% पर एनम. सालाना 9.25 to 10% आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा. नेक्स्ट इज सिडबीज वेंचर कैपिटल. Startups life cycle along with SIDBI's interventions. Now, the new ventures keep on needing funds intermittently rather than a lump sum at the beginning. What does this mean? कि जो नए ventures होते हैं उनको regularly they need new funds rather than lump sum at the beginning. Next is this requirement of these startup is catered to by the SIDBI. SIDBI जो है ये सारी इनकी requirement को cater करता है.
This initiative aids in generating the funding in collaboration with the other commercial banks, NBFCs, SBS funds, SFBs funds और funds for startups. मतलब ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कि फंड्स को जनरेट किया जाता है विद कोलैबोरेशन विद द commercial bank, NBFCs, SFBs, funds for startups. Next is Government of India embarked on this initiative so that alternate sources of investment are institutionalized under the alternate investment funds provision to promote a startup ecosystem in the country. इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एम्बार्क किया है ऑन दिस इनिशिएटिव ताकि अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी फाउंड एंड उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकें और फंड्स को जनरेट किया जा सके सो दैट हम जो न्यू स्टार्टअप्स जो उभर कर आ रहे हैं उनको प्रमोट किया जा सके और इस टाइप का एक इकोसिस्टम जो कि फेवरेबल हो फॉर द न्यू स्टार्टअप उसको क्रिएट किया जा सके. नेक्स्ट इज ये इसका एम क्या होता है. एम इज़ टू एनकरेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ इनोवेशन इन वेरियस वेंचर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. इसका एम क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा जा सके और एक कल्चर ऑफ इनोवेशन डेवलप किया जा सके कि इनोवेशन करने का कल्चर की जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो न्यू आइडियाज़ के साथ आए और बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल उसको सर्व किया जा सके. द एम इज दिस. नेक्स्ट इज एस्पायर फंड. व्हाट इज दिस? एज द नेम सजेस्ट, एस्पायर फंड इज एम्ड एट aiding those startups which are aspiring for a profitable venture and require some support in the initial stages. Aspire fund क्या करता है, उन स्टार्टअप्स को और उन MSMEs को केटर करता है जो कि इस एम से स्टार्ट करी गई हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन सके और उन्हें थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है इन द इनिशियल स्टेजेस. दैट इज़ फॉर एग्जांपल क्रेडिट वगैरह चाहिए होता है तो उसके लिए एस्पायर फंड बनाया गया है ताकि उन्हें हम केटर कर सके और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके. नेक्स्ट इज़ इंडिया एस्पिरेशन फंड. ये फंड इस्टेब्लिश हुआ था विद द हेल्प ऑफ RBI इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स इन द MSME सेक्टर which would be helpful to many companies in the sector. ये फंड एस्टैब्लिश करा गया था विद द हेल्प ऑफ RBI ताकि इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट इन द MSMEs को प्रमोट किया जा सके एंड जो कि हेल्पफुल होगा टू मेनी कंपनीज इन सेक्टर. इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब लोन ना देना, उनकी इक्विटी और उनके जो इक्विटी शेयर्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना. नेक्स्ट क्या है? SIDBI's micro lending. Now what is this? Micro lending development. The aim of this is to help support people who are not financially independent through small funds appropriate to kickstart some micro venture which is profitable and sustainable. माइक्रो वेंचर का मतलब यहाँ क्या होता है कि जो बहुत ही छोटे लेवल का वेंचर होता है जिनका कैपिटल ज़्यादा नहीं होता. तो इसका एम क्या होता है माइक्रो लेंडिंग डेवलपमेंट का कि हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके उन पीपल को जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और उन्हें स्मॉल फंड्स प्रोवाइड किए जा सके ताकि वो किक स्टार्ट कर सकें अपने माइक्रो वेंचर को एंड उसको सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सके. रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस इनिशिएटिव्स. इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड द राइट credit practices, this loan scheme is considerable support to the banks and other financial institutions in the country beyond microfinance. This loan scheme helps the micro entrepreneurs to graduate from micro to higher levels of credit at competitive rate. Now what is responsible finance initiatives? इसमें हम क्या करते हैं कि जो right credit practices होती हैं उनको promote करते हैं कि जो credit practices हो वो फेयर हो एंड दे मस्ट नॉट बी मिसलीडिंग. नेक्स्ट इज ये जो लोन स्कीम है ये बहुत ही सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. माइक्रो फाइनेंस. दिस लोन स्कीम हेल्प्स. ये क्या करता है? हेल्प करता है माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को. मैंने बताया व्हाट आर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जो टू ग्रेजुएट फ्रॉम माइक्रो टू हायर लेवल. ग्रेजुएट का मतलब यहाँ पर है टू स्टेप फ्रॉम माइक्रो टू हायर लेवल. अपना प्रॉफिट बनाकर अपना सस्टेनेबल कर बिजनेस वो एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल पर जा सके और क्रेडिट पा सके और एट द कॉम्पिटिटिव रेट्स. नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है वो क्या है? अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC with minimum net own funds of rupees 5 crores and having not less than 85% of its net assets as qualifying assets. That means कि कोई भी ऐसा एंटिटी और बैंक जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इंस्टीट्यूशन और कंपनी विद मिनिमम नेट ओन फंड्स ऑफ 5 करोड़, मतलब उसका मिनिमम नेट ओन फंड्स जो होना चाहिए वो 5 करोड़ होना चाहिए, और नॉट हैविंग लेस देन 85% ऑफ इट्स नेट एसेट्स एज क्वालिफाइंग एसेट। 85% ऑफ द एसेट जो होने चाहिए वो क्वालिफाइंग एसेट होनी चाहिए, 85% और नॉट लेस देन 85%। नेक्स्ट क्या है? The purpose of microfinance sector is to help out the lower income people to become financially independent with otherwise could not have been met by the existing financial institutions. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि हेल्प किया जाए लोअर इनकम पीपल को ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, और उन लोगों को केटर किया जा सके जिनको कहीं से भी हेल्प नहीं मिली है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनकी हेल्प करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है। दे कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आफ्टर रिसीविंग सम काइंड ऑफ क्रेडिट फॉर देयर माइक्रो बिजनेस। Now what is the history of microfinance institution? So here it is given that Muhammad Yunus started Grameen Bank in Bangladesh in 1976, which laid the foundation for the microfinance sector. He was awarded for Nobel Prize. He was awarded Nobel Prize or this, and at the start of the 21st century, मतलब 21st सेंचुरी में एक मोहम्मद यूनुस थे, उन्होंने ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश इन 1976 स्टार्ट किया था, जिसने फाउंडेशन स्टोन रखा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला इन द स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी. Micro finance came up to bridge the gap with the which was created as the lower income group was not being catered by the traditional banking and allied services. Earlier we all know that taking a loan from a bank was a very time taking process and it was very complicated. Everyone was not able to get an easy loan from the bank. तो जो lower income group था, they were seen by the bank that it was seemed by the bank that they will not be able to repay the loan, so usually they don't give the loan to lower income group people. तो इस टाइप का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होता है वो हेल्प करता है टू दीज लोअर इनकम ग्रुप पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट क्रेडिट एंड स्टार्ट देयर बिजनेस. नेक्स्ट क्या है? Microfinance should not be considered as just a credit providing mechanism, rather it is an economic tool to help the downtrodden being pulled out of their poverty. तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये बिल्कुल एक क्रेडिट प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म ही है, ऐसा नहीं है. ये एक इकोनॉमिक टूल भी है जो कि हेल्प करता है टू वेरियस डाउनट्रॉडन पीपल सो दैट दे कैन बी पुल्ड आउट ऑफ देयर पॉवर्टी. वो पॉवर्टी से बाहर निकल कर सके और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके और एक अच्छे लेवल पर जाकर बैठ सके. नेक्स्ट इज, though it is known mostly as a small loan provider, but it also provides various other services like savings, remittance, insurance, apart from non-financial services like training and counseling support to start own business, and that too in a convenient way. जाना जाता है ये एक स्मॉल लोन प्रोवाइडर के नाम से, बट ये ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज लाइक कौन कौन सी सर्विसेज? सेविंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, अपार्ट फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक ट्रेनिंग, काउंसलिंग, और सपोर्ट करता है टू द इंडिविजुअल्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, वो भी एक कन्वीनियंट वे. नेक्स्ट इज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एग्जिस्ट एज NGOs रजिस्टर्ड एज सोसाइटीज और ट्रस्ट, सेक्शन 25 कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में है वो एग्जिस्ट करती हैं एज एन NGO और रजिस्टर्ड कैसे हैं वो एज अ सोसाइटीज़ और ट्रस्ट. नेक्स्ट इज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन
usually are provided finance by the financial entities like commercial bank, RRBs, cooperative societies. Usually microfinance institution जो होते हैं उनको फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है? कमर्शियल बैंक, RRBs और cooperative societies etc. Next is self-help groups has been instrumental in collaborating with the MFIs in the provision of credit directly to the group borrowers. Now what is self-help group here? ये एक छोटा सा ग्रुप आप कह सकते हैं होता है जो कि एक्टिव होता है इन प्रोवाइडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन, यू कैन से इन थाउजेंड, 10,000 और 15 और 20,000 टू अ स्मॉल ग्रुप. ये एक ग्रुप को लोन प्रोवाइड करता है, नॉट टू एन इंडिविजुअल. लाइक 10 पीपल का ग्रुप है एंड दे वांट 10,000 ईच. सो 1 लाख का लोन ये लोग प्रोवाइड करेंगे तो हर इंसान को 10,000 मिलेगा. तो ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं जो कि EMIs के थ्रू रीपेमेंट होता है एक मोरेटोरियम पीरियड के बाद. इन कोलैबोरेटिंग विद द MFIs विद द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट डायरेक्टली टू द ग्रुप बोरोवर्स. डायरेक्टली क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं टू द ग्रुप बोरोवर्स और कोलैबोरेट किसके साथ करते हैं ये लोग? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ. नेक्स्ट इज सेलियंट फीचर्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो सेलियंट फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट इज usually the income lower income group is targeted as borrowers by the MFIs. जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यूजुअली लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज लोन्स आर इन द वेरी लो रेंज विच एवरेजेस यूजुअली फ्यू थाउजेंड्स. मैंने बताया आपको कि जो लोन्स होते हैं वो बहुत ही छोटे अमाउंट होते हैं, यूजुअली कुछ हज़ारों में. द लोन्स आर यूजुअली फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. जो लोन्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर 10 मंथ्स 12 मंथ्स. दीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डोंट आस्क एनी काइंड ऑफ कोलेटरल फ्रॉम इट्स बोरोवर्स. लोन्स के अगेंस्ट ये किसी भी टाइप का कोलेटरल नहीं मांगते हैं, लाइक मॉर्गेज भी नहीं करवाते हैं कोई भी प्रॉपर्टी एंड ऑल. नेक्स्ट, द रीपेमेंट रेट हैज़ बीन वेरी हाई बिफोर द क्राइसिस दैट एरप्टेड इन 2010. 2010 से पहले जो रीपेमेंट रेट होते थे, इंटरेस्ट रेट यू कैन से, वो बहुत ही हाई होते थे. बट आफ्टर दैट जो रीपेमेंट रेट थे वो बहुत ही लो हो गए. लोन्स आर गिवन यूजुअली फॉर जनरेटिंग इनकम. जितने भी लोन्स होते हैं वो दिए जाते हैं फॉर जनरेटिंग इनकम. नेक्स्ट इज विच कुड बी इन टर्न यूज फॉर द रीपेमेंट्स ऑफ लोन. तो जो लोन से जो इनकम जनरेट होगी उस इनकम से आप रीपेमेंट कर सकते हैं जो भी बोरोवर होगा. नेक्स्ट इज गैप इन फाइनेंशियल सिस्टम एंड नीड फॉर माइक्रो फाइनेंस. जो भी गैप्स हमारे होते हैं इन द फाइनेंशियल सिस्टम और जो नीड होती है माइक्रो फाइनेंस की, उसको हम देखते हैं अब. Based on various research and surveys done by national and international institutions, it has been established that India is home to almost 1/3 of the world's poor. वेरियस रिसर्च एंड सर्वेस किए गए हैं जिसके बाद ये पता चला है कि इंडिया जो है वो होम है टू 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर. 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया. नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी थ्रू वेरियस schemes for long, but not much progress has been achieved as these schemes lack sustainability. This task of helping people to stand on their feet has been commendably done by the MFIs. पुअर पीपल बहुत हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट जिसमें गवर्नमेंट है वो कई सारी स्कीम्स निकालती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल और वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए वो काम भी करती है. तो इन स्कीम का मेन एम क्या होना चाहिए, क्या होता है? यूजुअली वेलफेयर का काम होता है, बट ये लैक करती हैं सस्टेनेबिलिटी में. फॉर एग्जांपल कोई स्कीम अभी इस टाइम की गवर्नमेंट जो प्रेजेंटली है उसने निकाली एंड जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई उसने वो स्कीम को बंद कर दिया, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं रही, है ना. तो वो स्कीम बंद हो जाएगी तो जो उसके बेनिफिशियरीज़ हैं अब उनको और बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये सस्टेनेबल नहीं रह पाती हैं जिसकी वजह से पुअर पीपल को कोई भी फ़ायदा इसका ज़्यादा नहीं दिखता है. नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि जो MFIs हैं वो बहुत ही कमेंडेबल जॉब इसमें प्ले कर रही हैं बिकॉज गवर्नमेंट की स्कीम सस्टेनेबल नहीं है, बट जो MFIs हैं वो अच्छा क्रेडिट प्रोवाइड कर देती हैं पुअर पीपल को सो दैट दे कैन किक स्टार्ट देयर बिजनेस एंड कैन जनरेट प्रॉफिट और वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सकते हैं. नेक्स्ट, वेरियस रिपोर्ट्स दैट रिवील MFIs हैज़ बीन एबल टू हेल्प पीपल टू रेज देयर इनकम्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. MFI क्या करते हैं? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस
वो हेल्प करते हैं पीपल को ताकि वो अपना इनकम रेज कर सके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ रेज करके. नेक्स्ट, most of the people till very recently had been left out of the banking services ambit but have found financial inclusion thanks to the coming of MFIs. बहुत सारे people को देखा गया है कि वो लेफ्ट आउट होते हैं बैंकिंग सर्विसेज के से, बिकॉज उन्हें बैंकिंग सर्विसेज प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं बैंक्स, एंड वो लेफ्ट आउट रह जाते हैं. तो इसलिए जो MFIs हैं वो उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज MFIs have commendably supported the commercial banks in taking the banking services to the poor. जो MFIs हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है टू द कमर्शियल बैंक, ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो पुअर पीपल तक पहुंचाई जा सके. और कई बार ये भी हुआ है, दे हैव बीन इवन प्रूव्ड टू बी द बेटर ऑप्शंस ऑन सर्टेन पैरामीटर्स. कई बार ये भी वो प्रूव कर चुके हैं कि बैंक से भी बेटर ऑप्शंस है वो फॉर द पुअर पीपल, सर्टेन पैरामीटर्स पे वो खरे उतरे हैं. नेक्स्ट, it also provides various other services like savings, remittance, insurance, apart from non-financial services like training and counseling, support to start own business and that too in a convenient way, जो कि हमने पहले पढ़ा कि बहुत ही सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं. सेविंग्स, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, ट्रेनिंग, काउंसलिंग और किक स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज, unlike the urban commercial bank, here the borrower receive all the banking services at their home and that too on a preferred time slot. यहाँ पर जो होता है कि जो बोरोवर होता है उसे बैंकिंग सर्विसेज अपने होम पर ही प्रोवाइड करवा दी जाती हैं. नेक्स्ट, हाउएवर दिस conveniences come at a cost and it is usually asserted by many that the interest rate charged by these institutions are higher than commercial bank which they found unjustified. यूजुअली क्या होता है कि बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जो कि देखा गया है कि अनजस्टिफाइड है और ये एक बहुत ही अनकन्वीनियंस वाली बात है. नेक्स्ट, considering the erstwhile prevalent situation in most villages where the village money lenders were providing loan at exorbitant rates, this situation is not bad at all. देखा जाता है कि जो मनी लेंडर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर रहे थे, तो कंपेयर टू दैट सिचुएशन दिस सिचुएशन इज़ बेटर. नेक्स्ट, in any case the MFIs who are generating funds from the urban commercial banks cannot be expected to pass on the loans at the same rates as their urban counterparts. सीधी सी बात है कि जो MFIs जनरेट कर रहे हैं फंड्स कमर्शियल बैंक से, अर्बन कमर्शियल बैंक से, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो सेम अमाउंट पर सेम इंटरेस्ट पर लोन देंगे टू द बोरोवर्स, बिकॉज उन्हें भी थोड़ा अपना प्रॉफिट करना पड़ता है सो दैट दे कैन ऑल्सो मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट, चैनल्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं? फर्स्ट इज SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम. SHG का मतलब क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप. बैंक लिंकेज प्रोग्राम ये जो है इसमें क्या है? द कंसेप्ट ऑफ SHG वॉज पायनियर्ड बाय नाबार्ड इन 1992. कॉन्सेप्ट किसने दिया? नाबार्ड ने इन 1992. अंडर द SHG मॉडल ग्रुप्स ऑफ 10 से 15 वुमेन आर फॉर्म्ड. 10 to 15 वुमेन ग्रुप फॉर्म किया जाता है जो कि जिनको प्रोवाइड किया जाता है लोन इन ग्रुप्स, और वो रीपे करती हैं लोन वीकली और मंथली बेसिस पे फ्रॉम देयर सेविंग्स. उतना जितना भी सेविंग वो करती हैं उसमें से वो वीकली और मंथली बेसिस पर लोन वापस करती हैं. 10 to 15 वुमेन यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, इतना ही ग्रुप होता है. नेक्स्ट इज, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दीज SHGs would utilize the loans provided to individually start an income generating small enterprise. ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो SHGs हैं वो यूटिलाइज करेंगी लोन्स, किसको प्रोवाइड करेंगी? टू दोज इंडिविजुअल्स जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं एक स्मॉल एंटरप्राइज, सो दैट दे कैन जनरेट इनकम. नेक्स्ट इज, the groups usually meet periodically for repayment purposes and for new loans when the whole loan amount has been repaid. जो ये ग्रुप है ये यूजुअली पीरियडिकली मीट करता है, मतलब हर महीने इनका एक मीटिंग हो सकता है या हर 2 महीने पर या हर वीकली बेसिस पर इनका मीटिंग हो सकता है ताकि लोन का जो है वो रीपेमेंट हो सके. और एंड फॉर न्यू लोन्स, लास्ट में अगर रीपेमेंट हो गया है या फिर किसी भी मीटिंग में बीच में ये न्यू लोन्स के लिए भी मीटिंग कर सकते हैं जब ये न्यू क्रेडिट को अलाउ करेंगे. नेक्स्ट इज, this model has been very much successful and this is the reason why most MFIs are keeping this
फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स। ये जो प्रोसेस है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन का, ये बहुत ही सक्सेसफुल माना गया है। और द रीज़न क्या है इसका, कि वेरी कन्वीनियंट वे है, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है, छोटा लोन दिया जाता है, जल्दी रीपे करना भी आसान होता है। तो इसको जो है MFIs यूज़ कर रही हैं फ्रॉम पास्ट मैनी ईयर्स बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस। नेक्स्ट, the best thing about the SHGs is that they with time they become self sustaining and very soon starts working on its own with some support from NGOs and institutions like NABARD and SIDBI। बेस्ट थिंग क्या है SHG के बारे में कि कुछ समय बाद ये सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं और अपना वर्किंग खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। और इनको सपोर्ट कौन देता है, NGO और NABARD एंड SIDBI। नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज ऑफर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन विच आर और वेरियस साइजेस एंड लीगल फॉर्म्स। जो माइक्रो फाइनेंस जो सर्विस है वो वेरियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है, जो कि बहुत वेरियस साइजेस होते हैं उसके, किसी भी साइज़ के, या फिर लीगल फॉर्म में भी प्रोवाइड करी जा सकती है। मोस्ट ऑफ देम हाउएवर फॉलो द जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। ज़्यादातर जो है वो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं। Herein, the joint liability group is when each member of a group is jointly liable for any default committed by any other member in the group। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी मेंबर लाइक 10 मेंबर्स हैं यहाँ पर ग्रुप में जिन्होंने लोन लिया है, तो हर एक मेंबर उसके लिए लायबल होगा। तो हर एक मेंबर एक दूसरे के लिए लायबल होगा और एक दूसरे की जिम्मेदारी लेगा कि अगर कोई भी इंसान डिफ़ॉल्ट कर रहा है रीपेमेंट में, तो जो दूसरा बंदा है वो भी उतना ही लायबल होगा और वो चेक करेगा कि क्यों इसने अपना जो रीपेमेंट ऑफ लोन था वो नहीं किया है। नेक्स्ट, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप इज़ एक्चुअली required to cover the risk which accrues due to the absence of any collateral in MFI sector। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कोई कोलेट्रल नहीं लेते हैं, एंड फॉर दिस पर्पस जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे ये होता है कि कोलेट्रल नहीं ले रहे हैं तो एक टाइप की रिस्क होती है दैट वो कोलेट्रल तो उन्होंने बोरोवर ने दिया नहीं है, तो ये रिस्क होता है कि शायद वो रीपेमेंट ना करे, तो इसलिए JLG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्टर। Next is controversy on MFIs. This we will continue in the next lecture. Thank you. Hello friends, this is Geetika Gupta from LU Update. So as we all know that we have started our new lecture series on the institutional framework for business for BCom semester 5 students. Until now we have completed our new unit number 1, and from today onwards we are going to start our unit number 2. So let's start. In unit number 2 we will be studying regulatory body for financial and investment market in India, SEBI, उसके roles and function, important guidelines for issue of capital intermediaries, market infrastructure institutions, role and functions of bankers to issue, registrar, credit rating agencies, merchant banks, mutual funds, portfolio managers and underwriters. So we will start from SEBI, Securities and Exchange Board of India. The Securities and Exchange Board of India is the regulatory authority which was established under the SEBI Act 1992. This is important, SEBI Act 1992, and is the principal regulator for stock exchange in India. स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम सेबी करता है, क्योंकि इसके नाम में ही है, देखिए, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबीज प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूड protecting investors' interest, promoting and regulating the Indian securities markets। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को बचाना कि उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, और प्रमोट करना और रेगुलेट करना इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट को। ऑल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज परमिटेड बाय देयर रेस्पेक्टिव रेगुलेटर्स टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट्स आर गवर्न्ड बाय सेबी। जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उसको परमिट कौन करता है, सेबी, और जो रेस्पेक्टिव रेगुलेटर्स हैं उनको भी कौन परमिट करता है, सेबी, टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट, वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन। कोई भी अगर डोमेस्टिक है, इंडिया का है, या फिर फॉरेन किसी और देश का है, तो उसको भी रेगुलेट और पार्टिसिपेट करने की परमिशन देने का काम सेबी का होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद DDPs
इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको किस में रजिस्टर करना पड़ता है, DDPs में, in order to participate in the Indian securities market. Now herein DDPs means designated depository participant. Now coming to the next page, Securities and Exchange Board of India. Now we will read something about it. Securities and Exchange Board of India (SEBI) was established on 12th April 1988 for the purpose of regulating of financial markets in India. सेबी को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 12th अप्रैल 1988, और पर्पस क्या था, एम क्या था कि रेगुलेट किया जा सके फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया। टू स्टार्ट विद इट वॉज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। पहले ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बट 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई विद इट्स ओन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट पावर्स। इनके पास कुछ पावर्स भी आ गई। नेक्स्ट, SEBI is an apex body as far as control of securities market concerned in the country. जहाँ तक देखा जाए सिक्योरिटीज़ मार्केट को, तो जो सेबी है वो एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी और सब अकेली बॉडी है जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट्स वर पिकिंग अप वेरी फास्ट ड्यूरिंग 7th and 8th डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी इन इंडिया। मतलब 70s और 80s और 90s यू कैन से, ये जब डेकेड्स चल रहे थे 1970, 1980, 1990, तो बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा था। It was a definite rage among the investors and everybody was trying to harvest the gains to the maximum. सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश कर रहे थे। Due to the above mentioned pace of growth of a stock market, many malpractices cropped up, like unofficial self-styled merchant bankers, rigging of prices, violation of the provision of the Companies Act, and regulation of stock exchanges, discrepancies in delivery of shares. All these are the problems which were coming up in those decades and because of which SEBI को लाना पड़ा। Above problems created a huge dent in the confidence and faith of the investors. ये सारी problems की वजह से जो investor का faith और confidence था वो हटने लगा securities market से, and suddenly the rosy situation existing for more than a decade became precarious. एक rosy situation आई जो कि पूरा एक decade तक चली। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। अब सेबी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर कंपोजिशन कैसा है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेयरमैन होता है, उसके बाद 5 अदर मेंबर्स होते हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 2 मेंबर्स आर फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ऑफिसर्स एंड फ्रॉम यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से 3 ऑफिसर्स होते हैं, 2 ऑफिसर्स होते हैं। 1 मेंबर बिलोंग्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से भी एक मेंबर होता है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ सेबी। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ सेबी। इट इंश्योर्स दैट द राइट्स ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर प्रोटेक्टेड एंड ईच इन टर्न इज परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज़। सबका इंटरेस्ट जो है, जितने भी वहाँ पर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका इंटरेस्ट बचाना, उनको रेगुलेट करना, इस चीज़ को इंश्योर करना इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेबी। जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द सेबी, और वो अपने सारे परफॉर्मिंग करे किसको, ड्यूटीज़ को, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको इंश्योर करना सेबी का। इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज़, these are the enterprises belonging to the corporate who require and raise funds from the market. ये कौन से enterprises होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिनको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है फ्रॉम द मार्केट। सेबी इंश्योर्स दैट दीज एंटरप्राइजेज आर एंकरेज एंड विद कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर रेजिंग ऑफ फंड्स फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक क्लाइमेट इन द कंट्री। इन सभी को अच्छे से फंड्स प्रोवाइड किया जा सके सो दैट दे कैन ऑल्सो ग्रो एंड द इकोनॉमी कैन ग्रो एज अ होल। नेक्स्ट, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है, ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं इन द एंटरप्राइजेज इशूइंग सिक्योरिटीज़ एंड कीप द मार्केट्स एक्टिव एंड वाइब्रेंट। ये वो लोग होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं इन द एंटरप्राइजेज बाय बाइंग देयर शेयर्स और डेट। नेक्स्ट, सेबी इज कमिटेड टू प्रोवाइड अ क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट। क्लीन, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना,
एक बहुत ही अच्छा रोल है सेबी का, which will instill confidence in the investors who are investing their money, placing their faith and trust in the firmer. तो जब तक ये ट्रांसपेरेंसी एंड क्लीनलीनेस और यू कैन से अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक फेथ एंड ट्रस्ट नहीं होगा इन्वेस्टर का इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट, और तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. दीज आर द मिडल मैन. ये इंटरमीडियरीज का मतलब होता है बीच का इंसान. इट इज़ द middleman. They are the middleman who facilitate and streamline the investment related process involving the issuers and investors. इन्वेस्टर्स और इशूअर के बीच का जो मिडल मैन होता है उसको ब्रोकर कहते हैं और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं. सेबी इज ऑल्सो फुल्ली कॉन्शियस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज मिडल मैन एंड ऑल्सो वर्क्स फॉर देयर राइट्स. सिग्निफिकेंस ऑफ दीज मिडल मैन मतलब ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके राइट्स के लिए भी सेबी काम करता है. एंड बेनिफिट्स सो दैट दे कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू द बेटरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर. जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको गाइड करना, कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारा काम ब्रोकर्स करते हैं और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज करते हैं. तो इनके लिए भी सोचने का काम, और इनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, ये कोई गलत काम ना करे, इनको रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेबी. सेबी के क्या फंक्शंस होते हैं? कई टाइप के फंक्शंस होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रोटेक्टिव फंक्शंस. एज is obvious from the name, these functions in the arsenal of SEBI are amongst the most important and have in mind the protection of all the parties participating in the financial process. जैसा ये बताता है कि जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, इसका नाम जैसा बताता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है सेबी के. तो कौन कौन से फंक्शंस हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस? मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंटिंग प्राइस रिगिंग. Now what does price rigging means? Price rigging is an illegal action. ये एक illegal action होता है that occurs when parties conspire to fix or inflate the prices to achieve higher profits. जब parties conspire करती हैं कि prices को fix करें और inflate करें ताकि उन्हें higher profit हो सके at the expense of consumer. मतलब consumer को ही सबसे ज़्यादा इसमें loss होगा. Also known as price fixing और collusion. नेक्स्ट, ब्रिंगिंग टू हॉल्ट एनी केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. कोई भी अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है तो उसको ख़त्म करना. एंश्योर मेंटेनिंग फेयर प्राइजेस ऑन द पार्ट ऑफ ऑल द इन्वॉल्व पार्टीज़. जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं तो सबकी तरफ से जो फेयर प्रैक्टिसेस होती हैं उनको एंश्योर करना. हेल्पिंग इन द वेरियस मीन्स फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स. जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में अवेयरनेस हो, क्या होता है, कैसे होता है, उन सब को अवेयर करने का काम भी सेबी का होता है. नेक्स्ट, ब्रिंगिंग अ हॉल्ट टू वेरियस फ्रॉडुलेंट, अनएथिकल एंड शेडी ट्रेड प्रैक्टिसेस. जितने भी फ्रॉड्स हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको स्टॉप करना. नाउ नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फंक्शंस. These functions are intended to ensure that the businesses in the financial market are running as per the expected norms and include जितने भी बिजनेस फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं वो प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए काम करें. रेगुलेटरी फंक्शंस में सेबी के ये सारी चीज़ें आती हैं. नेक्स्ट, फ्रेमिंग ऑफ प्रॉपर गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ कॉरपोरेट एंड द इंटरमीडियरीज. प्रॉपर गाइडलाइंस बनाना, प्रोटोकॉल को फिक्स करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना कि जो कॉरपोरेट हैं और जो इंटरमीडियरीज हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके. ensuring that taking over of companies is not done with any फोल इंटेंशन. कोई भी फोल इंटेंशन के साथ जो कंपनीज हैं उनको टेक ओवर ना किया जा सके. नेक्स्ट, परफॉर्मिंग प्रॉपर इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ वेरियस एक्सचेंज हाउसेस. प्रॉपर इंक्वायरी और जो ऑडिट है वो एक्सचेंज हाउसेस का किया जा सके, कीपिंग विद द नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस. विद प्रॉपर नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये ऑडिट और इंक्वायरीज की जा सके. नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग एंड रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स. जितने भी ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं या फिर मर्चेंट बैंकर्स हैं, इनको फैसिलिटेट करना कि ये काम सही से कर सके और रेगुलेट करना कि ये कोई गलत काम ना कर सके. ये सारा रेगुलेटरी फंक्शंस में आता है सेबी के. रेगुलेशन ऑफ द वेरियस फीस इन्वॉल्व. जितनी भी फीस होती हैं कई सारी, वो इन्वॉल्व जो होती हैं इस पूरे फंक्शनिंग में इन द सिक्योरिटीज एक्सचेंज मार्केट, उसको रेगुलेट करने का काम भी सेबी का होता है. रेगुलेटिंग द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व. जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में, उनका जो एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है, जितने भी पावर्स है उनके पास, उसको रेगुलेट करने का काम भी सेबी का होता है. नाउ नेक्स्ट इज
ensure that the various credit rating agencies are properly registered and the implementing their roles and responsibilities responsibly. जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इस सिक्योरिटीज़ मार्केट में वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होनी चाहिए और अपना जो रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट कर रही हों, ये इंश्योर करना भी सेबी का काम होता है. Next, development function. SEBI is also engaged in some important development functions which include it ensures that the intermediaries have complete knowledge. जो intermediaries हैं जो कि खुद जो consumers है या investors हैं उनको गाइड करते हैं, तो उन जो intermediaries हैं उनके पास खुद भी पूरी proper knowledge और awareness होनी चाहिए about the financial market and keeps holding training programs with its intention. इसी intention से उन लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाना भी सेबी का काम होता है. For proper conduct of financial market, proper research work is also important, which is appreciably carried by the SEBI. SEBI और क्या करता है कि proper research work conduct करवाता है for the proper conduct of the financial market. It tries to foster an environment where the organizations are committed to self-regulation. एक ऐसा environment create करना जहाँ पर organization जो है वो self-regulated है and do not require constant monitoring. उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत ना हो और वो खुद से अपने आप को रेगुलेट कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना भी सेबी का काम होता है. पावर्स ऑफ सेबी. सेबी इज ऑथोराइज टू रेगुलेट, मॉनिटर एंड अप्रूव ऑल द लॉज पर्टेनिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया. जितने भी लॉज हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि लिंक्ड हैं टू द फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, उसको ऑथराइज करना, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना और अप्रूवल देना भी सेबी का काम होता है. नेक्स्ट इज SEBI is authorized to access the books of records and accounts of all the stock exchanges. जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स वो सारे एक्सेस करने की अथॉरिटी होती है सेबी के पास. इट कैन बाय ऑल मीन्स टू प्रोब इनटू द सम ऑन अ रेगुलर बेसिस एज एंड व्हेन इट डीम्स इट फिट. कभी भी जब ये चाहे तो प्रोब कर सकता है ऑन अ रेगुलर बेसिस और कभी भी किसी भी इंटरवल पे लाइक विद इन 3 months और 12 months ये प्रोब कर सकता है. नेक्स्ट इज सेबी इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू कंडक्ट हियरिंग्स एंड गिव जजमेंट्स इफ इट फील्स देयर आर सम माल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन इन द फंक्शनिंग ऑफ सम स्टॉक एक्सचेंज. अगर उसे ऐसा लगता है कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, फ्रॉड हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, जो हियरिंग्स हैं उनको कंडक्ट कर सकता है और जजमेंट दे सकता है उनके ऊपर. नेक्स्ट, SEBI has full powers to list or delist any company from any stock exchange of the country whenever it feels necessary in the interest of the stock market. कभी भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से वो किसी भी कंपनी को लिस्ट या फिर डीलिस्ट कर सकती है अगर उसे ऐसा लगता है कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट में है. नेक्स्ट, इफ इट हैज़ फुल अथॉरिटी टू डू एवरीथिंग इट कैन डू टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस. माल प्रैक्टिसेस से स्टॉक एक्सचेंज को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है. लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, ये एक टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस है. एंड कुड टेक करेक्टिव स्टेप्स लाइक एक्सपेलिंग द कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज. करेक्टिव स्टेप्स वो कैसे ले सकता है कि किसी भी कंपनी को जो फ्रॉड कर रही हो स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर देना और इम्पोज रेक्विजिट पेनाल्टीज ऑन इट, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाना इफ़ फाउंड इंडल्जिंग इन एनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस. किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में अगर वो इंडल्ज्ड होगी तो उसके ऊपर वो पेनाल्टी भी लगा सकता है. सेबी कैन इवन अलाउ कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस. सेबी ये भी अलाउ कर सकता है कि जो कंपनीज हैं वो कई मल्टीपल एक्सचेंजेस में, मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकती हैं इफ़ इट इज़ अंडरस्टूड टू बेनिफिट द इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक मार्केट एज अ होल. अगर ये काम इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट को दोनों को बेनिफिट करता है तो वो सेबी अलाउ कर सकती है कंपनीज को. नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो ड्राफ्ट एंड फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. अगर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना हो तो वो फ्रेम क्या कर सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को. नेक्स्ट, it has fully empowered to take any steps regarding the registration of the agents and brokers which is in the interest of the investors and the stock market. ये fully empower होती है कि कोई भी step ले सकती है regarding the registration of the agents, agents के registrations के regarding या फिर brokers के registration के regarding which is in the interest of the investors and the stock market. Commercial banks in India. Commercial banks accept deposit from the people and provide credit to the
individual borrowers, enterprises and entrepreneurs, etc. सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक, कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। क्या होते हैं कमर्शियल बैंक? ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट फ्रॉम पीपल और उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं टू द बोरोवर्स, एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो बिजनेस हो, कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल बोरोवर हो, सबको वो क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं और सबसे वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं। इनका मेन एम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट बाय वे ऑफ कमीशन, इंटरेस्ट एंड अदर बैंक चार्जेस। अदर बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट और कमीशन के थ्रू ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। ऑल द फंक्शन ऑफ दीज बैंक्स कम अंडर द परव्यू ऑफ द आरबीआई। जितने भी कमर्शियल बैंक के फंक्शंस होते हैं वो आरबीआई डिसाइड करता है कि ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। एंड द लैटर आर अंडर फुल कंट्रोल ऑफ द लैटर। मतलब कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो अंडर फुल कंट्रोल होता है ऑफ द आरबीआई। क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कि कितने टाइप के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक से क्या मतलब है? यहाँ पे पब्लिक से सीधा सीधा मतलब है गवर्नमेंट। वहाँ जहाँ भी पब्लिक आता है वहाँ पर गवर्नमेंट की बात होती है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज बैंक इन विच द मेजॉरिटी शेयर्स आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पीएनबी या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये वो बैंक्स हैं जहाँ पर मेजॉरिटी शेयर्स कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट से पता चल रहा है कि ये प्राइवेटली ओन्ड होंगे, ओन्ड बाय द, कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मेजॉरिटी शेयर्स इनके ओन्ड और कंट्रोल होते हैं बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे होते हैं प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स। फॉरेन बैंक्स, फॉरेन से ही आपको पता चल सकता है कि ये वो बैंक्स होते हैं हु हैव द हेड ऑफिस आउटसाइड द कंट्री। इनका जो हेड ऑफिस होता है वो कंट्री के बाहर होता है, आउटसाइड द कंट्री ऑफ ऑपरेशन। एग्जाम्पल स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, सिटी बैंक एक्सेट्रा। इनका जो हेड ऑफिस होता है वो कंट्री के ऑपरेशन के बाहर होता है। नेक्स्ट, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। द बैंक्स विच वर लिस्टेड अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 आर टर्म्ड एज शेड्यूल्ड बैंक्स। आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल के अंदर, आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल के अंदर जो बैंक्स लिस्ट हुए थे उनको शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं। The scheduled banks are given the relevant licenses only after completing the statutory conditions like having minimum paid up capital of 50 lakhs. शेड्यूल्ड बैंक वही बैंक होते हैं और उनको तभी लाइसेंस दिया जाता है जब उनका मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है 50 लाख। शेड्यूल्ड बैंक्स आउट टू सेटिस्फाई CRAR norms which are made mandatory by the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के द्वारा जो CRAR नॉर्म्स होते हैं वो शेड्यूल्ड बैंक को फॉलो करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर नाउ कॉन्सेंट्रेटेड मोस्टली इन द लोकल पॉकेट्स एंड वेरी फ्यू ऑफ देम आर एग्जिस्टिंग एज ऑन डेट। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो बहुत ही कम बचे हैं आज की डेट में और लोकल पॉकेट्स में ही वो ऑपरेट करते हैं। Unlike the scheduled banks, these banks do not have to satisfy the CRAR norms as prescribed by the RBI. RBI के द्वारा जो CRAR norms हैं उनको फॉलो करना is not that important for the non-scheduled banks. The non-scheduled banks are very similar to the cooperative societies and are a mutual arrangement of the people involved in the setup. जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं बहुत ही सिमिलर होते हैं किससे? कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। एंड आर अ म्यूचुअल एग्रीमेंट अरेंजमेंट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द सेटअप। जो पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में एक ये म्यूचुअल अरेंजमेंट होता है तब जाके बनता है एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड विजयवाड़ा, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड फगवाड़ा, सुभद्र लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर एंड अ फ्यू अदर्स। आप देख सकते हैं इसमें सब में लोकल 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 लगा है, दैट इट सेल्फ सेज कि ये लोकल एरिया पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वहीं पर सिचुएटेड होते हैं। एज इज एविडेंट all of them are concentrated in a very limited geography. Now we will study functions of commercial bank. So functions of commercial bank में first है deposits. Accepting the deposit is one of the primary function of commercial bank. कोई भी commercial bank होता है तो उसका first function क्या होता है और primary function क्या होता है कि deposits को accept करना, which could be understood under the following heads. तो कई सारे टाइप के अकाउंट्स होते हैं और डिपॉजिट होते हैं जो कि फैसिलिटेट करता है कमर्शियल बैंक। फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट्स और सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स में क्या होता है कि कोई भी अगर कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव 5000 रुपीज़ देन
I will go to the bank and open a saving account and deposit it in the bank. अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी I can withdraw it from the bank. तो सेविंग अकाउंट्स में जो होता है, सेविंग अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिलता है जो कि यूजुअली कम होता है. नेक्स्ट अगर हम देखें करेंट अकाउंट को, तो जो करेंट अकाउंट होता है ये यूजुअली किसके लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत पड़ती रहती है क्रेडिट की जल्दी जल्दी, तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी होती है करेंट अकाउंट में, तो बिजनेसमैन के लिए पर्टिकुलरली ये बनाया जाता है. नेक्स्ट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि इस अकाउंट में इफ़ आई हैव टू सेव माई मनी, तो हम क्या कर सकते हैं कि हर महीने फॉर एग्जांपल आई एम सेविंग 500 रुपीज़, तो वो 500 रुपीज़ हम हर महीने जाकर रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, तो उस पर हमें ज़्यादा भी इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द सेविंग अकाउंट, और हमारा जो एक सेविंग हैबिट होती है हर महीने की वो मेंटेन रहेगी. नेक्स्ट इज़ फिक्स टर्म डिपॉजिट. फिक्स टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, और फिक्स अकाउंट में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ये होता है कि इफ़ आई हैव 1 लाख रुपीज़ देन आई विल गो एंड सबमिट इट इनटू द बैंक और डिपॉजिट इनटू द बैंक, और वो फिक्स्ड हो जाएगा 1 साल के लिए, या फिर कितना भी टर्म हम उसमें दे सकते हैं कि फॉर 6 मंथ, फॉर 1 ईयर और फॉर 2 ईयर्स, तो वो उतने में फिक्स हो जाएगा, वो अकाउंट में फिक्स हो जाएगा, एंड वी कैन नॉट विदड्रॉ उसके पहले. उस जो टर्म हमने स्पेसिफिकली उनको बता दिया है कि हमें इतने दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट करानी है, तो उसके पहले अगर हम उसको विदड्रॉ करेंगे तो वी विल हैव टू पे अ फाइन. एंड यूजुअली जो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिलता है. नाउ टैक्स सेविंग डिपॉजिट ये हेल्प करता है टैक्स डिडक्शन में. एंड डिपॉजिट फॉर एनआरआई क्या होता है, ये एक एनआरआई फिक्स डिपॉजिट होता है जो कि अलाउ करता है एनआरआईज को कि वो इन्वेस्ट कर सके देयर मनी इन इंडिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर सके. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज लेंडिंग. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, मैंने अभी आपको बताई कि दिस एंटेल्स परमिटिंग अ करेंट अकाउंट होल्डर टू विदड्रॉ एन अमाउंट मोर देन व्हाट ही और शी माइट हैव एक्चुअली डिपॉजिट इन हिज और हर अकाउंट. कि फॉर एग्जांपल एक इंसान ने, एक बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपीज़ अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए और 2 दिन बाद उसे कितने की ज़रूरत पड़ गई, 6 लाख की, तो वो 6 लाख करंट अकाउंट में से विदड्रॉ कर सकता है, जिसमें कि 5 लाख उसके डिपॉजिट किए हुए होंगे और 1 लाख हो गया ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट फैसिलिटी जो कि प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक टू द करेंट अकाउंट होल्डर. तो ये जो ओवरड्राफ्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक ने फिक्स किया होगा वो इंटरेस्ट के साथ जो बिजनेसमैन है उसको वापस करना होगा. नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट. नाउ व्हाट इज कैश क्रेडिट, दिस इज वेरी मच द सेम as bank overdraft, but the main dissimilarity is the fact that it is a facility generally availed by the business clients and is provided only with a certain amount of collateral against the cash credit. बिल्कुल सिमिलर है ये बैंक ओवरड्राफ्ट से, बिजनेस क्लाइंट्स के लिए होता है, बट यहाँ पे जो कैश क्रेडिट होता है उसके अगेंस्ट में दे हैव टू गिव अ कोलेट्रल. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या होता है, इफ़ अ कंपनी ABC has sold some product to a company XYZ and has secured a bill of exchange for payment to be made in next 3 months, then that is a bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कंपनी ए ने कंपनी एक्स को कुछ सामान बेचा, तो कंपनी एक्स ने अभी उसका पेमेंट नहीं किया है बट बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दे दिया है कंपनी ए को, तो कंपनी ए क्या कर सकती है, उस बिल को ले जा सकती है कमर्शियल बैंक के पास और कमर्शियल बैंक से जितने भी अमाउंट का वो बिल होगा उतना अमाउंट ले सकती है. एंड देन जो कमर्शियल बैंक है वो कंपनी एक्स को कांटेक्ट करेगा और कंपनी एक्स विल पे दैट अमाउंट टू द कमर्शियल बैंक. इस तरह से जल्दी से उसे जो बिजनेस एंटरप्राइज है कंपनी ए उसको क्रेडिट मिल जाएगा. इफ़ द कंपनी ABC somehow इज़ इन नीड ऑफ मनी बिफोर दैट पीरियड, जैसा मैंने आपको बताया कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइम पीरियड पूरा होना था कि जिस डेट पर पेमेंट होनी थी, अगर उससे पहले कंपनी ए को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाकर उसको डिस्काउंट करवा सकता है. द बैंक विल क्लेम द मनी आफ्टर 3 months फ्रॉम द कंपनी XYZ.
कंपनी XYZ से 3 महीने बाद कमर्शियल बैंक वो पैसा ले लेगा वापस। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, एजेंसी फंक्शंस। फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बिल्स। जो टैक्सेस और बिल्स होते हैं उसको पे करने का काम होता है कमर्शियल बैंक का। कलेक्शन ऑफ फंड्स थ्रू बिल्स एंड चेक्स, फंड्स को कलेक्ट करना बिल और चेक के थ्रू। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जो फंड्स होते हैं उसको ट्रांसफर करना फ्रॉम वन अकाउंट टू द अदर। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उसको सेल करना या फिर परचेज करना। पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होता है या डिविडेंड होता है ऑन द शेयर और डिबेंचर्स, उसको कलेक्ट करना या फिर उसको पे करने का काम होता है कमर्शियल बैंक का। एक्ट एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ प्रॉपर्टीज, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर ऑफ प्रॉपर्टी की तरह भी ये एक्ट करता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज लाइक लॉकर फैसिलिटी तो बहुत ही आम है आज की डेट में। लोगों के पास अपना ज्वेलरी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वो कमर्शियल बैंक में जाकर अपना एक लॉकर फिक्स करवाते हैं और वहाँ पर सेफली रखवा देते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट क्रिएशन का काम भी होता है कमर्शियल बैंक का। इट इज़ अमंग्स द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ द कमर्शियल बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेन फंक्शन है ये क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंक। जनरली अ बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट कीपिंग इन माइंड द अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट इट मे बी कैरिंग। जितना भी उसके पास डिपॉजिट होता है, फॉर एग्जांपल 900 करोड़, 1000 करोड़, कितना भी हो सकता है, तो वो क्रेडिट जो है देती है लोगों को, टू द एंटरप्राइजेस और टू द जनरल पब्लिक, इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशन को वो क्रेडिट देती है बेस्ड ऑन इट्स डिपॉजिट स्ट्रेंथ, अपने डिपॉजिट स्ट्रेंथ के हिसाब से। इट लेंड्स दैट मनी टू बोरोवर्स विच माइट इंक्लूड इंडिविजुअल बोरोवर्स एज ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल और कॉरपोरेट बोरोवर्स। एज आई हैव टोल्ड यू कि कई टाइप के बोरोवर्स होते हैं, उन सबको ये क्रेडिट प्रोवाइड करती है। एज इज़ वेरी ऑब्वियस दीज कमर्शियल बैंक चार्ज more rate of interest from borrowers as compared to what it gives to the depositor of the money। जो इंसान किसी भी बैंक अकाउंट में अपना मनी डिपॉजिट करने जाता है और जो इंसान लोन लेता है, तो उन दोनों को जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। जो इंसान डिपॉजिट करता है उसको कम इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और जो इंसान लोन लेता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। तो इस तरह से ये क्रेडिट क्रिएशन का काम भी करता है। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग। नाउ क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? इट इज़ द एनालिसिस ऑफ रिस्क। मतलब कभी भी किसी को भी अगर कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है तो कितना रिस्क है उसमें कि लोन रिपेमेंट होगा या नहीं, उसको रेट करना, उसको जज करना, एंड एसोसिएटेड विद ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू एन इंडिविजुअल, कंपनी और इवन अ कंट्री। किसी को भी इंडिविजुअल या कंपनी या कंट्री को अगर लोन दिया जा रहा है तो वो रिपेमेंट होगा या नहीं, उसमें कितना रिस्क है, उसको असेस करने का काम जो होता है क्रेडिट रेटिंग में होता है। एनालिसिस करने के बाद किसी भी पार्टी को उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस के अकॉर्डिंग एक रेटिंग दी जाती है, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द ओवरऑल क्रीडेंशियल एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द वेरिफिकेशन एंड असेसमेंट डन। वेरिफिकेशन और असेसमेंट करने के बाद क्रेडिट रेटिंग दी जाती है उस पार्टी को अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रस्ट वर्दीनेस, कि कितना वो ट्रस्ट वर्दी है और रिपेमेंट करेगा या नहीं, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, ये चेक किया जाता है। द पास्ट हिस्ट्री ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग विच एनी पार्टी हैज़ इंडल्ज्ड इनटू फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर किसी इंसान ने कोई लोन लिया है, किसी भी बोरोवर ने लोन लिया है फ्रॉम एनी कमर्शियल बैंक, तो वो उसकी EMIs को अगर प्रॉपरली टाइम टू टाइम अगर वो पे कर रहा है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी। अगर एक भी EMI उसने देर में दी है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट होगी। तो जितने भी पास्ट लोन्स वगैरह अगर लिए हैं किसी भी इंसान ने, तो ऑलरेडी उसकी क्रेडिट रेटिंग कुछ ना कुछ बन चुकी होती है, तो उस क्रेडिट रेटिंग को भी देखकर कमर्शियल बैंक लोन देता है। नेक्स्ट, एज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में। फ्रॉम फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच डिसाइड ऑन द डेट पेइंग कैपेसिटी, की उस इंसान की डेट पेइंग कैपेसिटी कैसी है। द क्रेडिट रेटिंग ऑल्सो अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स विच आर चार्ज फॉर एनी क्रेडिट लेंडिंग दैट हैपन्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट्स।
जो क्रेडिट रेटिंग होती है ये क्या करती है, अफेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट को जो कि चार्ज किया जाता है फॉर एनी क्रेडिट लेंडिंग, किसके बीच में, इंडिविजुअल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट्स के बीच में। नेक्स्ट, a downgrade in the credit rating will push down the value of say a bond and the issuer will have to sell out more interest rate in order to capture the interest of the investors in that particular bond. क्रेडिट रेटिंग अगर गिर जाएगी तो जो बॉन्ड की वैल्यू है वो भी गिर जाएगी। इससे क्या होगा, जो इशूअर होगा उसको और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो इन्वेस्टर को तो फ़ायदा होगा बट जो इशूअर है उसको यहाँ पर लॉस होता दिखेगा। नेक्स्ट इज, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स द ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट रिगार्डिंग द कंपनी और कंट्री कुड बी अफेक्टेड विच फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। इन सब की वजह से क्या हो सकता है, जो इन्वेस्टर होता है उसका जो सेंटिमेंट होगा वो कंपनी और कंट्री के लिए अफेक्ट हो जाएगा, वो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो खराब हो सकते हैं। इफ अ कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड लोअर क्रेडिट रेटिंग the investors would demand higher rates as they are bearing more risk for their investment. जो कंपनी है अगर उसे क्रेडिट रेटिंग बहुत कम मिली है तो जो इन्वेस्टर्स उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने आएंगे वो क्या डिमांड करेंगे, हायर इंटरेस्ट रेट। वाई, बिकॉज यहाँ पर उन्हें पता है कि जो रिस्क है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट, even the economic or political development in a country might instigate changes in the ratings. जो कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं वो भी चेंज कर सकते हैं इन द रेटिंग्स, विच माइट अकॉर्डिंगली बिकम मोर पॉजिटिव और नेगेटिव विच अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अगर किसी भी कंट्री के जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस हैं और डेवलपमेंट्स हैं वो स्टेबल नहीं होंगे तो जो इन्वेस्टर है वो हेजिटेट करेगा इन इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। इससे क्या होगा कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, और अगर स्टेबल होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो इससे एज अ होल जो इकोनॉमी है वो सफ़र करेगी अगर नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो एज एन इकोनॉमी एज अ होल उसे फ़ायदा होगा। हेंस गवर्नमेंट हैज़ टू very cautiously and wary of such development as it cannot afford to sleep on them, thus leading to adverse economic conditions by lowering of investment which are highly required for the overall development of the country. इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो गिर जाएंगे जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल सफ़र। तो इसलिए क्या करना होता है कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट होती है उसको बहुत ही कॉशियसली कोई भी स्टेप्स लेना चाहिए और एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए, बिकॉज इट कैन नॉट अफोर्ड टू लीड एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन। जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको एडवर्स होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट को ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए। A high rating from a reputed credit agency does a human services to a country as it can expect larger investments based on that which would better the economic conditions. There are various credit agencies जो कि क्या करती हैं, रेटिंग प्रोवाइड करती हैं टू द कंट्रीज़, और अगर किसी भी कंट्री को अच्छी रेटिंग और हाई रेटिंग प्रोवाइड हुई है तो इससे क्या होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी वो कंट्री की बेटर हो जाएंगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटली अ क्रेडिट रेटिंग एक्चुअली डिस्क्लोजेस द इनहेरेंट इंटरनल कंडीशंस फॉर अ कंपनी और अ country that and guides an investor in coming to a more informed decision making as far as the investments are concerned. क्रेडिट रेटिंग क्या करती है, डिस्क्लोज कर देती है जो इंटरनल कंडीशंस होते हैं ऑफ अ कंपनी और अ कंट्री, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर होता है उसको गाइडेंस मिलती है कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। ऑल्सो क्रेडिट रेटिंग इशूड बाय अ रेटिंग एजेंसी इज एन प्रोक्लेमेशन based on its analysis of the credit worthiness of securities issued by the corporations, governments and other entities. जो क्रेडिट रेटिंग होती है इशू करी जाती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा, ये एक प्रोक्लेमेशन होता है जो कि बेस्ड होता है ऑन इट्स एनालिसिस ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ सिक्योरिटीज़, की जो सिक्योरिटीज़ हैं इशू की जा रही हैं किसके द्वारा, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट और अदर एंटिटीज़ के द्वारा, ये सिक्योरिटीज़ कितनी क्रेडिट वर्दी हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है उसको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प होती है।
The ratings given to such securities are mostly represented as AAA, AAB, BA3, CCC. ये जो रेटिंग्स होती है ये दी जाती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, और ये रिप्रेजेंट कैसे होती हैं? AAA, AAB, BA3 और CCC. So in this video we have covered till the credit rating. Now in the next video we will start from this credit rating agency. So thank you and keep watching.